वेलकम टू आवर शो नाजरीन। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का दिन यानी 10 दिसंबर हुकूक़ इंसानी का आलमी दिन है और आज का प्रोग्राम हमने इसी हवाले से रखा है। इस दिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है। इंसानी हकूक़ के हवाले से इस दिन की बहुत अहमियत है। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इस दिन की 75वीं सालगिरह भी मनाई है, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। ख़ासकर पाकिस्तान में, जहाँ बाकायदा इंसानी हकूक़ की वजारत तो मौजूद है, लेकिन इंसानी हकूक़ की हालत और ख़ासकर अक़लियतों के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अक़लियतों को आज भी बराबरी का शहरी नहीं समझा जाता और ना ही इन्हें बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। और पाकिस्तान में अक़लियत से ताल्लुक़ होने की वजह से हर रोज़ नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलात क्या हैं, इंसानी हकूक़ के कानून इनके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं और क्या इनका तदारुक मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब काशिफ अलेक्जेंडर साहब को, जो हमारे मुल्क के मायानाज वकील हैं। काशिफ साहब, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमें सबसे पहले बताएं कि हुकूक़ इंसानी का जो ये दिन है, इसकी अहमियत के मुतल्लिक़ हमें बताएं कि इसकी अहमियत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया। और बड़ा एक अहम टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का यह दिन जो है 10 दिसंबर 1948 की बड़ी अहमियत का हामिल है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UNO का एक कमेटी थी जिसमें उसकी एलेनोर रूज़वेल्ट जो है उनकी चेयर करती थी। उस वक़्त ड्यूरिंग उसकी फॉर्मेशन के दौरान एक डेक्लेरेशन क्रिएट की गई, एक डेक्लेरेशन प्रूव हुई, जिसमें से उस वक्त UNO के 58 मेंबर्स थे, जिनमें से 48 ने उसको एसेंट दी। पाकिस्तान भी वन ऑफ दैट कंट्री था जिसने इसको एसेंट दी। और इसके अंदर ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज़ किया गया इंटरनेशनली कि ये वाले ह्यूमन राइट्स के जो हमारे राइट्स हैं, ये दे आर डिक्लेयर टू बी ह्यूमन राइट्स। और इसी दिन के तवसत से, इसी दिन को, जिस दिन ये डिक्लेरेशन जो है वो पास हुई थी, उसके रेफरेंस से हम लोग ये 10 दिसंबर का दिन जो है वो मनाते हैं फॉर ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की वजह से। अब ह्यूमन राइट्स एक वास्ट टॉपिक है और उसके साथ तमाम राइट्स जो एक इंसान को हासिल हैं वो उसके अंदर इंश्राइन है, उसी को पैरामीटर में कवर करते हैं उसको। तो इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स का दिन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ इंसान के तमाम हकूक़ के साथ है, जो कि इंसान को ज़िंदगी में रहते हुए एक हुकूमत जो है या एक रियासत को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। 1948 में अपनाया गया आलमी हकूक़ का इंसानी इलामिया, जिसे अभी काशिफ UDHR कहते हैं, इंसानी हकूक़ की पॉलिसियों को किस तरह मुतासर करता है और ख़ास कर पाकिस्तान के हवाले से हमें बताइए। UDHR जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें फ़र्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर की। किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रिगार्डिंग सेक्स, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन से मबरा होगा और वो अपने इन तमाम राइट्स को, जिसमें सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दी गई है इस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर। अब उसका अफेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी पैरामीटर को आगे करता है अपने आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स के अगर हम देखें, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 25 तक जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो उससे मुतासर हैं, उसका इम्पेक्ट है उनके ऊपर। जैसे मज़हब की आज़ादी है, जैसे अपना कारोबार करने की आज़ादी है, जैसे प्रॉपर्टी रखने की आज़ादी है, जैसे आप अपना
अपने लाइफ के अंदर आपको परसिक्यूशन के लिए आपके लिए डबल जेपर्टी की नहीं किया जा सकता, यानी आपको एक ही जुर्म की दोबारा सजाएं नहीं दे सकते। मतलब इस तरह के बहुत सारे राइट है, कल्चर का राइट है, ज़ुबान का राइट है, आप अपना कल्चर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। फिर मिनॉरिटी के रिलेटेड राइट्स भी इसी में अवेलेबल हैं। फिर जो ऐसी सोसाइटी के जो लोग हैं जो जैसे कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और रिगार्डिंग डिसेबल लोग बच्चे हैं, उनके मतलब जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 से लेकर 25 से तक और 25 से आगे 36, 37, 38 तक वो अवेलेबल राइट्स हैं। और वो UDCHR के अंदर जो राइट्स डिक्लेयर किए गए थे इंटरनेशनली, उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान में और ख़ासकर जो हमारी अक़लियतें हैं, अक़लियतों को इंसानी हुकूक़ के कौन से मसाइल दरपेश हैं? बड़ा एक अहम सवाल है। बीइंग आपके चैनल पे अब अक़लियतों से मुराद पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें सिर्फ क्रिश्चियन नहीं हैं, अक़लियतों से मुराद सिख भी हैं, भाई भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। लेकिन बीइंग पर्सपेक्टिवली मैं एज अ बीइंग क्रिश्चियन लॉयर होते हुए मैं एम्फसाइज सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर ही करना चाहूँगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर बेबहा मसाइल का सामना है। उन बेबहा मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिटी का है। जॉब सिक्योरिटी, और कहा जाता है ठीक है रिलीजियसली वी आर वेरी मच, हुकूमत भी कहती है और हमें हमारे बहुत सारे सियासी रहनुमा भी कहते हैं कि हम मजहबी तौर पे भी बड़े आज़ाद हैं। लेकिन फैक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इज़ अवेलेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें जॉब जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिकली वी आर डिस्क्रिमिनेटेड पीपल। गवर्नमेंट ये बिल्कुल कहती है कि जी 5% कोटा दिया गया सेक्शन 30 आर्टिकल 38 के लिए कि जो बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको हम अपलिफ्ट करने के लिए 5% कोटा देते हैं, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर है। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी है उसको जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं। कुछ ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करते। अब प्राइवेट जॉब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। जब भी कोई इंटरनेशनल वाक़या होता है उसका अफेक्ट हमारी यहाँ पे मिनॉरिटी, स्पेशल क्रिश्चियन मिनॉरिटी पे बहुत बुरी तरीके से होता है। और इसी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी, जैसे रिसेंटली आप देख लें जड़ावाला का वाक़या हुआ। जड़ावाले वाक़े की आप इस बात से क्लियर कट देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई है। बहुत से जो मजदूर तबका उनको निकाल भी दिया हमें, तो बिल्कुल मजदूर तबके को निकाला है। अब आपको जैसे देखें हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो घरेलू घरों में काम करती हैं और वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती हैं। इसी तरीके से लेबर तबका जो है, किसान तबका जो है, हमारे जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ के अंदर बहुत सारे मसाइल का सामना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, मिनॉरिटी कमीशन मौजूद है, अपना डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे अदारे मौजूद हैं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। बट फैक्चुअली यहाँ पे हम फेस करते हैं अबडक्शंस का, हमारी ख़वातीन जो अबडक्शन का शिकार हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार हैं। हमेशा इसकी डिनाइल की पोजीशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाएगी या अदारे जाएंगे डिनाइल में, बट इट इज़ अ फैक्चुअल पोजीशन। जो लोग हम एज अ वकला हजरात काम कर रहे हैं, हमने फैक्चुअली वो देखी हैं चीज़ें कि वो हैं, हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और आइन जो है वो आइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है। आइन की उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के कामान अदारे नहीं कर पा रहे। जी। जड़ावाला से मैं बार बार बात घुमा के करता हूँ। आपने मीडिया में देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आपने चैनल्स पे देखा होगा, पुलिस सामने खड़ी हुई है और वो आके घरों को जला रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं, चर्चेस को तबाह कर रहे हैं, बाइबल्स जल रही हैं, लेकिन कोई रोक नहीं रहा उनको। बिल्कुल वहाँ पे एज अ मैं क्रिश्चियन होते हुए मैं क्या सोचूं कि मेरी ना लाइफ की प्रोटेक्शन है जिसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी देता है कि मेरी लाइफ की गारंटी जो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, मेरे रिलीजियस राइट्स या मेरे रिलीजियस बिलीव की प्रोटेक्शन का मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट दे रहा है। बट ये सब लिखा ज़रूर है जी, लेकिन फैक्चुअली नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे FIRs दर्ज हुई हैं। अब गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हमने पैसे दे दिए तो अब
इंसाफ किस बात का? जी ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया कि जी आप किसी को मारें, चपेड़े मारें, उसका घर छीन लें, उसके घर को आग लगा दें और उसके बाद कहें बेटा ये पैसे ले लो, तो अब हमारी और आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई। तो इसलिए फैक्चुअली बहुत बुरे हालात हैं। जी आपके ख्याल में इन मसाइल को हल करने और इंसानी हुकूक को फ़रोग देने के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? बड़ा ही दिल बर्दाश्त करने वाला सवाल है ये कि क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन मैं तो सबसे बड़ी बात समझता हूँ कि जब मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है ना कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली में, विदाउट गुड इलेक्टोरल सिस्टम के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता कभी भी। इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है बहुत बड़ा। जब हमें पार्टीज़ के महरूम में मिन्नत कर दी जाता है तो हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो पार्टी पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते। वो हमारे जो हकूक़ की वायलेशन है उसको इस तरीके से खुल के बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा जो कि उस वक़्त का जाहिर सी बात है मिनॉरिटी का या ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर होगा या ना भी मिनिस्टर हो, वो कोई मशीर होगा या किसी आला ओहदे पे बैठा होगा, तो वो मुझे बताएं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कैसे खिलाफ जा सकता है। जैसे अब अगर आप देखें तो एक बड़ा ही अहम चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 2022-2027 की फ्रेम हुई है। अगर आप उस सारी नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क को अगर आप पढ़ें तो आपको बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे मिलेंगे। उसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ मतलब आपका राइट ऑफ आपका एजुकेशन, राइट ऑफ जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ लिखा हुआ है जी। और आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी दी हुई है और उसी पॉलिसी और उसी विजन को इम्प्लीमेंट भी करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क की पॉलिसी बनाई हुई है। तो क्या मेरे ख्याल में नाजरीन और जितने देखने वाले लोग हैं वो इस बात से मुतफिक हैं किसी भी लिहाज से कि हमारा ये फ्रेमवर्क जो लिखने की हद तक है प्रैक्टिकली वो हमारी असम्बलीज़ के थ्रू या अदारों के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? अभी भी हम खौफज़दा हैं इन अदारा, हमें आज भी ये डर लगा रहता है कि क्या अब जड़ावाला के बाद कोई और वाक़या तो नहीं हो जाएगा। हम डरते हैं, हमारे अंदर एक इंतहाई खौफ है। ठीक है, इंटरफेथ हार्मनी के नाम पे बातें की जाती हैं, लेकिन क्या इंटरफेथ हार्मनी एक हल है? हम यहाँ के मुल्क के शहरी हैं, हमें यहाँ पे हम ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं, हम यहाँ के पैदाइशी हैं, यहीं पे हमने पैदा हुए हैं, यहीं पे मर जाना है, यहीं पे हम रोटी कमा रहे हैं। हमें फिर भी यहाँ पे सामना है एक अजनबियत का, एक डर का, एक खौफ का, और वो खौफ का आलम जो है कवानीन नहीं रवैये तब्दील करने के बाद चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट को रवैयाजात तब्दील करने के लिए अफेक्ट करने पड़ेंगे। हमारे दरमियान जो एक बैरियर आ गया हुआ है रिलीजन का, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। उसके एक ऐसा कोई पॉलिसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि हम लोग प्रोटेक्टिव फील करें। आज आप किसी मिनॉरिटी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, किसी से भी पूछ के देख लें, हम सब सहमे हुए, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। हम तो अपने राइट के लिए किसी मुस्लिम के ख़िलाफ़ लिटिगेशन नहीं कर सकते। अगर वो लिटिगेशन करेंगे तो ये भी डर लगा रहता है कहीं वो किसी तरीके से भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के अंदर फॉल ना कर जाए, वो किसी टाइप भी हम पर इल्ज़ाम ना लगा दे और उस इल्ज़ाम के बाद हमारे घर जल जाएंगे। जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे रहे हैं, हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ वो सफ़र करेंगी। देखें आप जड़ावाला के अंदर वाक़यात, अगर उसकी तस्वीरें देख लें तो वो तस्वीरें बेचारी जाकर खेतों में ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, उनमें बस जान बचाई है। क्या वो आपकी माएँ, बेटी और बहनें नहीं हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें वो सेफ्टी नहीं देता? हमारी पुलिस खड़ी हुई है और वो लवारसों की तरह जा रहे हैं। तो उस माहौल में मुझे बताएं हाउ वी फील प्रोटेक्टिव? कभी भी प्रोटेक्शन नहीं फील कर सकते हम। आज मैं दूसरी बात करता हूँ, पिछले 3-4 माह से हाई कोर्ट में जड़ावाला जुडिशल कमीशन के लिए हमने पिटिशन्स फाइल की हुई हैं और वो पिटिशन का ये हाल है कि गवर्नमेंट आके डिठाई की तरह ये कह देती है कि हमने इनको इतने पैसे दे दिए, हमने इनके जो चर्च पमाल हुए थे, टूटे थे, उनको रीबिल्ड कर दिया, हमने ये इनके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये बड़ा आसान काम है, किसी बच्चे या किसी फैमिली मेम्बर से उसकी वालिद या वालदा का साया उठा दिया जाए और उसके बाद उसको उसके पैसे दे दिए जाए। तो मुझे बताएं कि कैसे हम प्रोटेक्शन फील करेंगे? वो जुडिशल कमीशन ही नहीं बना रहे। जहाँ पे
इस बात का इरादा होना है कि किस गवर्नमेंट फंक्शनरी ने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया, जिस तनख्वाह में हमारे टैक्सों से भी पैसे जाते हैं, हम भी टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स की इस दिन में जो शदीद वायलेशन हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है रिगार्डिंग मिनॉरिटीज़ के, उसकी कोई मिसाल नहीं मौजूद है और मुझे दिल बर्दाश्त हो कि ये बातें करनी पड़ रही हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और कम्युनिटी के अफराद क्या रोल अदा कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल बड़ा अच्छा एक सवाल है आपका। NGO सेक्टर ने इन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसको उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वक्त के साथ साथ अगर देखें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे भट्टा मजदूर, हमारी बहुत सारी वर्किंग क्लास जो है वो भट्टों से ताल्लुक़ रखती है और वहाँ पे जो ख़वातीन के साथ वायलेशन होती है, वायलेंस का शिकार होती हैं दौरान जॉब, उसको भी उन्होंने नुमाया तौर पर शो किया। फिर फोर्स कन्वर्जन को बहुत नुमाया, फिर ब्लास्फेमी लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को नुमाया किया। खाली ये चंद वायलेशन नहीं है, इनमें सबसे बड़ी वायलेशन जो है जॉब ओरिएंटेड वायलेशंस हैं, जिसमें घरों पे जाके ख़वातीन काम करती हैं, उनको जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको नुमाया करते हैं। फिर इसके अलावा हम जो अदम कवानीन की दस्तयाबी की वजह से जो हम कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ अयाली कवानीन के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी NGO सेक्टर बड़ा नुमाया इजागर करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ हमारा काम उजागर करना नहीं है, उनके ऐसे हल बताने हैं जो कि वाकई इफ़ेक्टिव भी हों और उनके लिए हमें जदोजहद करनी है, गवर्नमेंट को परसू करना है कि ऐसे कवानीन बनाएं कि वो मसाइल मौजूद हैं और उसके लिए इफ़ेक्टिव लॉज कौन से बन सकते हैं टू प्रोटेक्ट दी मिनॉरिटी, स्पेशल क्रिश्चियन मिनॉरिटी, जो कि पंजाब में बड़ी तादाद में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप तो ये भी देख लें कि मरदमशुमारी आई है, मरदमशुमारी तो हमारे सेंसस में उनमें नंबर्स तक नहीं दिए। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि 8 फरवरी को ऐलान हुआ हुआ इलेक्शन का, तो हमारे तो सेंसस नहीं है, तो इसका मतलब वी आर इररेलेवेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर इररेलेवेंट फॉर द गवर्नमेंट, वी आर इररेलेवेंट फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन टुवर्ड द मिनॉरिटी, स्पेशल क्रिश्चियन मिनॉरिटी के सिनेरियो में हो सकती है। सही। अब हमें बताएं, इंसानी हकूक़ की सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए हमारे मुल्क में तालीम क्या इसके लिए किरदार अदा कर सकती है? मैंने अभी देख रहा, मैं पढ़ रहा था कहीं के बाहर के ममालिक में तो एज ए सब्जेक्ट जो ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जा रहा है, तो तालीम क्या किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान में? तालीम तो हर काम में किरदार अदा कर सकती है। अब ह्यूमन राइट्स का इफ़ेक्ट जो है वो अगर एज अ सब्जेक्ट एजुकेशन में रखा जाए तो वो ऑलमोस्ट नॉट फॉर हेल्पफुल फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी समझ लगेगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक तो मज़हब के साथ तो है नहीं है, वो तो एक जनरल लाइफ के अंदर एक ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें हैं, जिसमें आप अगर सोसाइटी में ज़िंदा हैं तो आपका हर शख्स का वो राइट है जो स्टेट के अंदर रह रहा है। तो अगर एजुकेशन में एज अ सब्जेक्ट या एज अ अपना उसके अंदर कोई चैप्टर उसका रख दिया जाए तब भी बड़ा हेल्पफुल होगा। ज़्यादातर लोगों को तो अब जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो ज़्यादातर बच्चों को तो इसका भी पता नहीं होगा कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी है कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोके। तो वो अगर हम बच्चों को बताएं, फिर बहुत सारी कॉन्वेनेंट साइन हुए में हैं, बहुत सारी मुआहदे साइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने जो रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स हैं, बहुत सारे अदारे ह्यूमन राइट्स के बने हुए हैं जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट पे काम करते हैं, ख़वातीन से रिलेटेड, माजूर अफराद से, बच्चों से रिलेटेड। फिर इसके अलावा आप लगा दें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बना हुआ है, मिनॉरिटी राइट्स के अदारे तो बहुत हैं, लेकिन अदारों का आउटकम नहीं है। अगर वही अदारे का मतलब हम बच्चों को किसी सब्जेक्ट टॉपिक में पढ़ाएं तो ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल करेगी। और ये रातों रात कोई चीज़ या बिहेवियर चेंज नहीं होता, उसके लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ता है और वो इफेक्ट कोई 10 साल बाद नज़र आता है। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी बिगेस्ट टूल टू इम्प्लीमेंट दी ह्यूमन राइट्स। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तानी पॉलिसियाँ और कवानीन ख़ास कर अक़लियतों से मुतालिक किस हद तक इंसानी हकूक़ के लिए जो कवानीन हैं उनसे जो किस कदर हम आहंग हैं?
बड़ा एक अहम और टेक्निकल सवाल है। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, वो तो लिखने में तो हर चीज़ मौजूद है। जी। लिखने में ही मौजूद है कि पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ जो हैं वो रिलीजियसली दे आर इन आज़ाद हैं बिल्कुल। उनके ऊपर किसी किस्म का कल्चर, रेस, क्रीड, कास्ट, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, रिलीजन की वजह से पाबंदी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हकीकत में वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन टुवर्ड जो ग्रास रूट तक है, वो ग्रास रूट तक नहीं है। अब ग्रास रूट से मुराद क्या लेंगे? अब कैबिनेट ने का एक वज़ीर आज़म है, वो चला गया फॉर द पर्पस ऑफ यूएनओ में चले गए तकरीर देने के लिए। वहाँ पे गया, उन्होंने वहाँ पे कमेटीज़ बनाई, कमेटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई, ये साइन करके आ गए। अब अल्टीमेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कैबिनेट ने वो ट्रांसफ़र कर दिया इन शेप ऑफ नोटिफिकेशन टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज़। जी। अब वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज से वो डिवॉल्व करती करती जब तक वो पटवार खाने, थाना और इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर, डीसीज और इनके तक पहुंचना है, तो पता तो उस दिन लगेगा कि जब आप डेवोल्यूशन पावर के तहत डीसीज, एसीज और उनके थ्रू जब उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, तो हमें तो उस वक्त उसके समरात सामने नज़र आएंगे ना, कि जब हमारी जो मुतलका इंतज़ामिया जो है वो उन ह्यूमन राइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो वो फिर एक किताब का पेट भरने के लिए अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा है, और जिसके लिए हम खुश होते हैं और तकरीरी मुकाबलों में उन अल्फाज को बार बार दोहराते हैं। लेकिन असल में आप उस मज़दूर से पूछें, उस बेटी से पूछें जो कि वर्किंग पे जाती है, जो मज़दूर से पूछे जो भट्टे पे काम करता है, या उस शख्स से पूछे जो टीचर है, जो बच्चे को पढ़ाता है और बच्चों को इल्म, और उसके बाद उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है स्कूल के अंदर, भट्टे वाले की जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है, जो बच्ची की जॉब सिक्योरिटी जो है वो हाउस होल्ड जॉब के अंदर नहीं है। आप मेडिकल शोबा कहा जाता था, मेडिकल शोबे के अंदर भी अब जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, वहाँ पे तादाद में कम हो गए हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। और बहुत सारे वाक़यात, जैसे पिछले दिनों मेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ था, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे मिनॉरिटी को इन हालात का सामना करना पड़ता है। जब आखिरकार वो हालात के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली मुतलका थाने में की जाती है, और थाने की किसी किस्म की भी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि वो अपने इस तरह के मामलात को जल्दी से जल्दी रिकवर करें या उसके ऊपर उसको टैकल कर सकें। थाना कल्चर के अंदर इनकी प्रॉपर इनकी तरबियत होनी चाहिए रिगार्डिंग ह्यूमन राइट केसेस, इनके रेफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। इसी तरीके से जो एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट है उनके रिफ्रेशर कोर्सेज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ताकि उन लोगों को पता तो लगे व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, कि कहाँ पे हमारे बड़ों ने जाके यूएनओ में साइन कर दिए हैं, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे यहाँ के लोकल एग्जेक्टिव बॉडी ने या इंतज़ामिया ने करनी है, जिसको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसीज़ के लिए एग्जेक्टिव की तरबियत हो। जी, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ के मुआहदों को नाफिज जो उन्होंने हकूक़ बनाए हुए हैं, तो उन मुआहदों के लिए क्या पाकिस्तान में उनका मुआहदों का कितना अहम किरदार है? क्या उसका मुआहदे क्या जो हुए हैं उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान तो उसका सिग्नेटरी होगा। बिल्कुल सिग्नेटरी है और पाबंद है कि उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन मैं तो ग्रास रूट की बात फिर करूँगा। मेरे पास एक ग्रास रूट का शख्स, एक आम पब्लिक का बंदा, क्रिश्चियन आदमी आता है कि मेरे घर मुझे इस वजह से मेरे मालिक ने निकाल दिया है कि उसको मैं पसंद नहीं हूँ, और उसको इस बात से कहा है कि क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो तो मैं अपनी दुकान में या बेकरी में आपको या खाने पकाने वाली जगह पर नहीं रख सकता, तो आप चले जाएं। अब वहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए आपकी इंतज़ामिया के पास ही जाना है हमने या कोर्ट जाना है, और वहाँ पे जब तक उसको टैकल करने के लिए वो इंतज़ामिया या लेबर कोर्ट या लेबर ऑफिसर जो है वो प्रॉपरली उसके लिए तैयार नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करेगा? अब लेबर राइट और ह्यूमन राइट ये भी एक प्रॉपर डिस्कशन है। जब तक आप अपने लेबर ऑफिसर को तरबियत नहीं देंगे उसको पता नहीं लगेगा। तो अदारे जो है वो ऊपरले लेवल पे जो यूएनओ के अदारे हैं वो तो आके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट से बात करेंगे ना, वो तो
कभी भी नहीं आएंगे कि आके फैसलाबाद के वारसपुरे के अंदर ये वाक़या हुआ है तो मैं यूएनओ का ऑफिसर हूँ तो मैं आके चेक करूँ। उनको तो रिपोर्ट हमारे हाई ऑफिसर्स ने, हराकरी ने देनी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे आते हैं, या वो एनजीओ सेक्टर्स की रिपोर्ट्स देखते हैं, या उनको उनकी थर्ड आई जो है वो के तौर पर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओज जो हैं, वो उनकी जो रिपोर्ट्स नेट पे अवेलेबल हैं, उनसे वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ह्यूमन राइट्स की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। लेकिन कभी भी वो डायरेक्टली मैसेज के साथ, आवाम के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जो हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदगान भी हों। कैसे आप गारंटी दे सकते हैं कि जहाँ पे अदम नुमाइंदगान की जो नुमाइंदगान है उनकी अदम मौजूदगी में कैसे हमारे वो राइट्स जो हैं वो नीचे डिवॉल्व टुवर्ड एग्जेक्टिव होंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर गया हुआ है पाकिस्तान का, और इसका सिर्फ हम लोग ही उसका निशाना नहीं बन रहे, मेजॉरिटी कम्युनिटी भी बेचारी बहुत निशाना बन रही है। उनकी भी वायलेशन है। अगर देखा जाए तो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इवन के प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसके अंदर बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस मौजूदा दौर में ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन जो कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान में ज़रा काफ़ी मुश्किल हुआ है। इसी वजह से तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में रिट सिस्टम अंडर आर्टिकल 199 बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है लोगों को, और उसके ऊपर भी खातर खा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ पे हाई कोर्ट स्टैंड करती है एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सेल है ह्यूमन राइट्स का, वो भी उस पर एक्शन लेती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि हम तक, जैसे डेरा गाजी खान हो गया, जैसे आप दूरफ्त दादा जफ़रवाल चले जाएं, जैसे कसूर के दूर के इलाके चले जाएं, या बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो हम उनकी रसाई नहीं लोगों की मौजूद है। तो वायलेशन तो है। आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कहते हैं पाकिस्तान या किसी भी जगह पर किसी भी चाहिए चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर, एज अ सोशल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर कभी भी मायूस नहीं हूँ। बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी हो भी रही है वक्त के साथ साथ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं जड़ावाला के सिनेरियो में बीइंग क्रिश्चियन होते हुए, बीइंग क्रिश्चियन एक्टिविस्ट होते हुए, मैं तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हूँ, और कई दफ़ा और खौफ में भी मुब्तला हूँ कि क्या मैं मौजूदा दौर के अंदर रहते हुए किसी ऐसे शख्स की प्रोटेक्शन करवा सकता हूँ जो कि गैर कानूनी तौर पर या किसी वजह से भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का शिकार है। तो बिंग मज़हब में डिफरेंस होने की वजह से उसके क्या ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी फ़िलहाल तो बड़े मायूसकन हालात हैं, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान में रहना है, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के अंदर ही जीना मरना और इसी मुल्क में दफन होना है। तो मायूस नहीं होना, हमने कोशिश तो करते रहना और लोगों में रह के, हमारे बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी के भाई भी हैं जो कि हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे साथ मदद करते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारी प्रोटेक्शन भी उन्हीं की वजह से है। जी काशिफ साहब, UDHR का एक आर्टिकल 18 है जो कि मजहबी आज़ादी के हवाले से है, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी हाँ, बड़ा अहम मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक है, लेकिन उसका जो UDHR के अंदर उसका आर्टिकल है उसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में डिफरेंट सिनेरियो में है। जो पाकिस्तान के अंदर उसका आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 के अंदर आता है, तो उसके अंदर जो 18 के अंदर आर्टिकल है उसके अंदर तो चेंज ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू चेंज रिलीजन, बिलीफ एंड फॉर द कम्युनिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट, उसका थोड़ा डिफरेंस हमारे अंदर मौजूद है। जो आर्टिकल 20 के अंदर है, आर्टिकल 20 में मजहबी आज़ादी की हद तक ही बात की गई है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप का रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है,
तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस्लामिक लॉज अवेलेबल हैं और इसके अलावा इस्लामिक कॉन्सेप्ट के तहत रहते हुए हमें मजहबी आज़ादी ज़रूर दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कदगने भी मौजूद हैं। जी काशिफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपने इन मालूमात से जो कि काशिफ साहब ने हमें बताई हैं, इंसानी हुकूक़ के मुतालिक बहुत सी चीज़ों को जांच लिया है। आपने ये भी देखा है कि हमारे पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। बहुत से लोगों को तो इंसानी इवन मतलब जो दूसरे हमारे गैर मसीही भाई के अलावा जो हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं और जो अक्सरियत वाले भाई हैं, उनको भी इवन काफ़ी चीज़ों का जो है हुकूक़ इंसानी के मुतालिक कुछ भी नहीं पता। और हमारे यहाँ जो स्कूलों के जो हालात है, एजुकेशन के जो हालात है, वहाँ पर भी इंसानी हुकूक़ की जो तालीम है वो ना होने के बराबर है। तो उम्मीद है ये सारी मालूमात आप तक ज़रूर पहुँच गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हुकूक़ जो इंसानी हुकूक़ हैं उनके मुतालिक आपने समझने की कोशिश की होगी। और हमने भी आज बहुत कुछ काशिफ साहब के ज़रिए हमें भी काफ़ी मालूमात मिली हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।